मार्च 2018 हम सभी क्रिकेट फैंस के सामने पहली बार एक बॉल टैंपरिंग का इशू सामने आता है। To fans of cricket all over the world, I'm sorry. I'm here to take full responsibility of my actions, and I'm extremely sorry. I really regret that, and it's going to be a decision that's going to stick with me for the rest of my life. जहां ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट में कैमरून बैंक्रॉफ्ट को सैंड पेपर के द्वारा बॉल टैंपरिंग करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। I think they're asking him about what he had in his pocket. अब उस स्कैंडल के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑल नो व्हाट हैपेंड दैट डे। मगर सबसे शॉकिंग बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं था कि बॉल टैंपरिंग का केस हम सबके सामने आया हो। इनफैक्ट अगर हम इन सब के स्कैंडल्स की लिस्ट बना के रख दे तो शायद वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्कैंडल 17 साल पहले भी हुआ था जिसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को शॉक करके रख दिया था, क्योंकि वो बॉल टैंपरिंग के एलिगेशन और किसी पे नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर लगे थे। उस दिन न केवल क्रिकेट एक्सपर्ट्स कंफ्यूज हो चुके थे, बल्कि इंडिया का हर एक क्रिकेट फैन इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। एक ऐसा दिन जहां पे क्रिकेट के सबसे शेमफुल एक्ट बॉल टैंपरिंग के इल्जाम उस खिलाड़ी पे लगाए गए थे जिसने आज तक टैंपरिंग करना तो छोड़ो, अंपायर के दिए गए गलत डिसीजन पे बहस भी नहीं करी थी। तो आखिर इस पूरे स्कैंडल में सच्चाई कितनी थी, या फिर ये कोई फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी थी वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन के अगेंस्ट जिसने पूरे इंडियन क्रिकेट में टेंशन खड़ी करके रख दी थी? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बॉल टैंपरिंग क्या होता है। वैसे तो बॉल टैंपरिंग बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस रही है थ्रू आउट द इयर्स, बट फिर भी अगर कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल टेक्निक है जिसे अक्सर छुपाकर किया जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि बॉल की कंडीशन को बदल देना ताकि बॉलर को ज्यादा स्विंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिल पाए। अब वो चीज आप सैंड पेपर से एक साइड को रफ करके करो या फिर कुछ और चीज को यूज करके करो, ये सब करके बॉल की स्विंग और ज्यादा बढ़ जाती है। बस इसी चक्कर में न जाने कितने प्लेयर्स बैन तक हो गए हैं और कितने ही मैचेस के रिजल्ट्स उन टीम के फेवर में गए हैं जिन्होंने बॉल टैंपरिंग करी थी। ये क्रिकेट के एरोडायनामिक्स के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और जब ये पकड़ा जाता है तो एक प्रॉपर स्कैंडल का रूप लिया जाता है, जैसे कि हुआ था 2018 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में, और ऐसे ही हुआ था 2001 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। ये सब शुरू होता है नवंबर 2001 में जब रिसेंटली मैच फिक्सिंग से उभरी इंडियन टीम साउथ अफ्रीका का दौरा कर रही थी। इस सीरीज में टोटल 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने वाले थे। ये वही साउथ अफ्रीकन टीम है जिसके अगेंस्ट ठीक 1 साल पहले इंडियन टीम घर पर व्हाइट वॉश हुई थी, और इसी सीरीज के टाइम पर मैच फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था। हमने ऑलरेडी इस मैच फिक्सिंग के बारे में वीडियो बना रखी है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट उस वीडियो से पहले हम इस वाले पूरे स्कैंडल को समझते हैं। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उससे कुछ महीने पहले ही फरवरी 2001 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आइकॉनिक टेस्ट सीरीज जीती थी जो कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट का एक आइकॉनिक चैप्टर माना जाता है। मगर इस बार सौरव गांगुली की कैप्टनसी में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में उतर रही थी। उम्मीद थी कि एक चैलेंजिंग येट एक मेमोरेबल सीरीज होने वाली है, लेकिन जो हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। पहला टेस्ट मैच बिल्कुल नॉर्मल जाता है जहां इंडिया पहला मैच 9 विकेट से हार जाती है। हालांकि इंडियन बैटिंग लाइनअप में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरीज भी बनाई थी, मगर सेकंड इनिंग्स में 237 पे क्रम्बल करने की वजह से इंडिया वो मैच हार गई। लेकिन अगर इस मैच को ढंग से ऑब्जर्व करे तो कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था, और ऐसा भी कुछ नहीं था जिसे हम कंट्रोवर्शियल कह सके। लेकिन ये शांति बाद में आने वाले तूफान से पहले की थी जो कि दूसरे टेस्ट में आया। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सेंट जॉर्ज पार्क के पोर्ट एलिजाबेथ ग्राउंड में खेला जा रहा था, एंड यहीं से शुरू होती है इस बॉल टैंपरिंग स्कैंडल की असली कहानी। और इसी टेस्ट मैच में हमें हमारे स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर भी मिलने वाला था, जो थे उस मैच के रेफरी माइक डेनिस। फॉर दोज हु डोंट नो, क्रिकेट में 2 ऑन फील्ड और थर्ड अंपायर के अलावा एक मैच रेफरी भी होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि मैच एक रेप्यूटेबल और फेयर तरीके से खेला जाए, यानी कि इन शॉर्ट पूरे आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना। रेफरी भले इस मैच के डायरेक्ट डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन मैच फीस के फाइन से लेकर आने वाले मैचेस में बैन हो जाना, ये सब मैच रेफरी ही देखता है। अब इस मैच में जिम्मेदारी संभाली थी माइक डेनिस ने, जो खुद एक इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। लेकिन ये मैच उनकी ऑफिशिएटिंग करियर का एक सबसे कंट्रोवर्शियल मैच बनने वाला था। इस मैच की स्टार्टिंग होती है जब मैच के दौरान 2 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो माइक डेनिस का ध्यान अपनी ओर
खींचते हैं। पहला इंसिडेंट तब आता है जब हरभजन सिंह की बॉलिंग पे सारे इंडियन प्लेयर्स ओवर एक्साइटमेंट में अपील करते हैं, जो कि माइक डेनिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ कंट्रोल था। अब ऐसा हम आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में फ्रीक्वेंटली देखते हैं और इस पे उतना इश्यू भी नहीं बनता, मगर उस दिन बात कुछ और ही थी। पहला इंसिडेंट तो फैंस और मीडिया द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, मगर जो दूसरा इंसिडेंट हुआ उसने पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में हेडलाइन छाप के रख दी। दूसरे टेस्ट मैच के दौरान माइक डेनिस सचिन तेंदुलकर पर बॉल के साथ छेड़खानी करने के और डेलिबरेटली बॉल टैंपरिंग करने के एलिगेशंस लगाते हैं। यस, सचिन तेंदुलकर, जो कि उस टाइम तक अपने 12 साल के इंटरनेशनल करियर में हर इंडियन के क्रिकेट देखने का मेन रीजन बन चुके थे, उन पे उस दिन एक घिनौने काम का एलिगेशन लगाया जाता है। उनका रिकॉर्ड तो हमेशा से क्लीन था ही, मगर ये सोचना भी मुश्किल था कि वो किसी अनफेयर प्ले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जब टीवी रिप्लेस को देखा गया जहाँ सचिन तेंदुलकर बॉल को अपनी उंगलियों से सीम पर रब करते हुए दिखाई देते हैं, ये सब फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था उस टेस्ट मैच के तीसरे दिन पर, जब सचिन तेंदुलकर बॉल की सीम पे इंटरफेयर करते हुए एक बार नहीं बल्कि 2 बार नोटिस होते हैं। यहीं से माइक डेनिस ने इस इंसिडेंट को नोटिस किया और असली फुटेज मंगवाई। जो उन्होंने उसमें देखा उसने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि कुछ अनयूजुअल तो पक्का हुआ है। वहीं से माइक डेनिस को ये कंफर्म हो गया था कि सचिन तेंदुलकर ने बॉल टेम्परिंग करी है। उनके मुताबिक तेंदुलकर ने बॉल को क्लीन किया था बिना अंपायर्स को इन्फॉर्म किए, जो कि आईसीसी के लॉ 42.3B को ब्रेक करता है। इस सब के बाद जो हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तेंदुलकर पर लगाए गए ये एलिगेशन से पूरा इंडियन मीडिया तो फ्रस्ट्रेट हो ही चुका था। It's a totally biased decision and one-sided. Mike Dennis is not going to answer any questions. What is he doing here? Not Sachin Tendulkar. Never, ever, ever. And some great conspiracy is playing. मगर जब माइक डेनिस ने सचिन तेंदुलकर को नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए बैन और अगले 1 साल का क्रिकेट का सस्पेंशन सुनाया, तो अब यही फ्रस्ट्रेशन हेट में कन्वर्ट होने वाला था। इट वॉज अ प्योर शॉक। इस एक्यूजेशन ने सिर्फ क्रिकेट फ्रेटर्निटी में नहीं बल्कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के डिप्लोमेटिक रिलेशन पे भी टेंशन क्रिएट कर दी थी। एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस माइक डेनिस द्वारा लिए जा रहे थे जो कि कंट्रोवर्सी को और हीट अप करने का काम कर रहे थे। कंट्रोवर्सी यहाँ पर नहीं रुकी। वीरेंद्र सहवाग, जो कि अगले टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने जैक कैलिस के कैच का रॉन्ग क्लेम किया था एंड अंपायर को क्रूड लैंग्वेज के थ्रू इंटिमिडेट करने का ट्राई किया था। शिव सुंदर दास, दीपदास गुप्ता और हरभजन सिंह को एक्सेसिव अपीलिंग की वजह से नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए सस्पेंशन दे दिया गया था। हद तो तब हो गई जब माइक डेनिस ने इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली को भी नहीं छोड़ा और उन पे 75% मैच फीस भी फाइन कर दी क्योंकि उन्होंने टीम को कंट्रोल करके नहीं रखा हुआ था। कंट्रोल, यस, माइक डेनिस ने उस दिन इतने घटिया और बेसलेस डिसीजन सुनाए थे जो अगर उस टाइम की प्राइम ऑस्ट्रेलिया पे लगाए होते तो टीम के आधे से ज्यादा प्लेयर्स बिना बात का सस्पेंशन काट रहे होते, या फिर शायद पूरी टीम ही। एक ही टेस्ट मैच में 5 इंडियन प्लेयर्स का बैन हो जाना, सचिन तेंदुलकर पे बॉल टैंपरिंग के एलिगेशंस लगना और कैप्टन सौरव गांगुली पे 75% मैच फीस लगना, वो भी एक इलॉजिकल रीजन के चलते, कोई आम बात बिल्कुल नहीं थी। अभी चिंगारी फेंकी है तो आग लगनी ही थी और इस आग को बढ़ाने का काम और किसी ने नहीं बल्कि खुद माइक डेनिस ने किया, जब वो खुद की बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने में नाकामयाब रहे। Regulation for me as a match referee that I cannot talk about decisions that I make. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद के लिए डिसीजन को ही साबित नहीं कर पाए तो क्रिटिसिज्म तो मिलना ही था। डेनिस को चार्जेस एक्सप्लेन करने से ज्यादा और कुछ कहने की परमिशन नहीं थी और असलियत में तो वो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी नहीं चाह रहे थे, बट आईसीसी के फोर्स करने पर उन्होंने डिसीजन लिया, वरना ये सब स्कैंडल कितना और बढ़ जाता इसका किसी को भी नहीं पता था। एंड हियर वी शुड अप्रिशिएट आवर इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने 5वें दिन इतना सब होने के बाद भी अपना काम एंड कंपोज नेचर फील्ड पे दिखाया एंड बहुत यूजुअल और नॉर्मल तरीके से खेला, जबकि हम सबको पता है कि सब होने के बाद वो अंदर से भड़के जरूर हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एग्रेशन को फील्ड पर हावी नहीं होने दिया। आगे जाके इंडियन जर्नलिस्ट ने डेनिस को शॉन पॉलॉक पर फाइन ना लगाने के लिए भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्होंने भी मैच में सेम टाइप से एक्सेसिव अपीलिंग करी थी, लेकिन उन पे ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगाए थे। इस इंसिडेंट ने बीसीसीआई को इतना गुस्सा दिला दिया था कि अभी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्कैंडल से बढ़कर एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस बनता हुआ दिख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एक्शन को एक्सप्लेन ना कर पाने की वजह से और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने एक शार्प कमेंट पास किया, अगर माइक डेनिस सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो वो यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें पता है कि वो कैसा दिखता है। इफ माइक डेनिस कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस, व्हाई इज ही हियर? वी नो व्हाट ही लुक्स लाइक।
इस स्कैंडल के दौरान आईसीसी ऑन वन हैंड माइक डेनिस के फैसले का पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन आईसीसी को भी सबकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। जब इंडियन प्रेस ने माइक डेनिस और आईसीसी पे एक तरह से हमला बोल दिया और उनका कहना यह था कि ये डिसीजन पूरी तरह से बायस थे। उस टाइम के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जगमोहन दालमिया ने तो यहाँ तक मांग कर दी थी कि डेनिस को तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच से हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो आईसीसी की तरफ से रेफरी नॉमिनेट किए गए थे उस मैच में। निरंजन शाह जो कि बीसीसीआई के ऑनरी सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि उन्हें डेनिस की इनकंसिस्टेंसी से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है और इंडिया को उन पे अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं बचा है। उन्होंने आगे ये तक कह दिया था कि उन्हें लगता है कि ये सारे डिसीजन सिर्फ इंडियन टीम के अगेंस्ट थे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन भी सेम मैच में एक्सेसिव अपीलिंग कर रहे थे। ऑफ कोर्स इतना सब हो जाने के बाद और डिसीजन को सही से जस्टिफाई ना करने के बाद इंडियन टीम को उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होने वाला था। ये मैटर सिर्फ इंडिया और आईसीसी के बीच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब कई सारे क्रिकेट बोर्ड्स और अथॉरिटीज भी अपनी अपनी तरफ से इस सब पे स्टैंड लेना शुरू कर देती है। इस सब के बीच इंडियन बोर्ड ने अपना स्टैंड और स्ट्रॉन्ग कर दिया जब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर माइक डेनिस को तीसरे टेस्ट से रिप्लेस नहीं किया गया तो वो मैच खेलने से मना कर देंगे। यानी कि बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका को डायरेक्ट टूर से पुल ऑफ करने की धमकी दे दी थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि आईसीसी भी बैक ऑफ नहीं कर रहा था। अगर आईसीसी डेनिस को सपोर्ट करना बंद कर देती तो ऐसा लगता कि वो इंडियन बोर्ड के सामने झुक गई है, और आईसीसी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। बट इस सब टेंशन के बीच एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आना बाकी था। वो ट्विस्ट तब आता है जब साउथ अफ्रीका खुद इंडियन टीम को सपोर्ट करने का डिसाइड करती है, एंड वो भी सेम यही मांग करते हैं कि माइक डेनिस को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि भले ही सही कोई भी हो लेकिन क्रिकेट से बेमानी नहीं हो सकती। ये सिचुएशन ऐसे मोड पर आ गई थी जहां क्रिकेट का खेल अपने असल ऑब्जेक्टिव से हटकर एक डिप्लोमैटिक बैटलफील्ड बन चुका था, जहां कोई भी साइड हारना मंजूर नहीं कर रही थी। थर्ड टेस्ट से एक रात पहले दोनों बोर्ड जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बैकिंग करी हुई थी, उन्होंने आईसीसी को स्नब कर दिया और माइक डेनिस को रेफरी के रोल से हटा दिया। यस, जो आप सुन रहे हो वो सच में हुआ था, ये कोई जोक नहीं है। आईसीसी जो कि वर्ल्ड क्रिकेट की सोल गवर्निंग बॉडी है, उसके डिसीजन के बिना ही उसे ही हटा दिया गया था, क्योंकि माइक डेनिस ने हटने से मना कर दिया था। इसलिए उन्हें सैक किया जाता है और उनकी जगह फॉर्मर साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर डेनिस लिंडसे को अपॉइंट किया जाता है। यह आखिरी टेस्ट मैच दोनों टीम्स ने यूजुअल तरीके से खेला, लेकिन आईसीसी ने इस मैच को अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया था और इसे सिर्फ एक फ्रेंडली मैच की तरह देखा गया, क्योंकि खुद आईसीसी माइक डेनिस का सपोर्ट कर रही थी। ये मैच आज तक सारे रिकॉर्ड्स में एक अनऑफिशियल मैच ही मार्क किया गया है और ऑफिशियल सीरीज को कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया गया। यानी वो 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज थी वो ऑन रिकॉर्ड्स बस 2 टेस्ट मैच की सीरीज से ही जानी जाती है। इस स्कैंडल का इंपैक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। आईसीसी ने सहवाग पर लगाए गए बैन को अपहोल्ड किया, लेकिन तेंदुलकर और गांगुली पर जो बैन्स और एलिगेशंस थे उन्हें ओवरटर्न कर दिया। यानी कि जो बॉल टैंपरिंग के एलिगेशंस लगाए गए थे वो एट द एंड प्रूफ नहीं हो पाए और तेंदुलकर के सारे बैन्स हट गए। एक क्रिकेट फैन के तौर पर सचिन तेंदुलकर तो ऑलरेडी इनोसेंट थे, मगर इस क्रिकेट ड्रामा ने कई चीजें खोल के रख दी थी। माइक डेनिस के करियर की बात करें तो उन्होंने उस स्कैंडल के बाद सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआई मैचेस में ही रेफरी की ड्यूटी निभाई, एंड उसके बाद उन्होंने हेल्थ रीजंस की वजह से मैच रेफरी के रोल से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया कि उनका रिटायरमेंट बॉल टैंपरिंग इंसिडेंट से रिलेटेड नहीं था, बल्कि स्ट्रिक्टली हेल्थ कंसर्न्स की वजह से था। भले ही वो तीसरा टेस्ट मैच अनऑफिशियल टेस्ट मैच डिक्लेयर कर दिया हो, लेकिन इन रियलिटी हम उस मैच को सीरीज का इकलौता फेयर मैच डिक्लेयर कर सकते हैं। इतने बड़े स्कैंडल या फिर क्रिकेट ड्रामा का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। प्लेयर से लेकर बोर्ड्स तक, गवर्नमेंट से लेकर आईसीसी तक सब इन्वॉल्व हो चुके थे और न जाने कितने ही प्लेयर्स का करियर बीसीसीआई और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने उस दिन बचाया। इसकी शायद कभी गिनती भी नहीं हो पाएगी। कई सारे प्लेयर्स की इज्जत तो बची ही, मगर साउथ अफ्रीका ने उन बायस डिसीजन के अगेंस्ट रहकर क्रिकेट को बचा लिया था, वरना शायद आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ना होते अगर वो बैन्स वैलिड हो जाते तो, और सचिन तेंदुलकर को भी एक बॉल टैंपरिंग वाला प्लेयर माना जाता। लेकिन अच्छा है एंड में एक अनयूजुअल तरीके से सबको जस्टिस मिल गया। इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर आपके क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बताना। अगर इंडियन टीम के वर्स्ट कोच ग्रेग चैपल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर पाकिस्तानी कोच की डेथ मिस्ट्री के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।